गुड मॉर्निंग गाइस, मैं बिपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ क्लास 8th का आज हम चैप्टर नंबर 4 अवर पास्ट का लेके आए हैं। ट्राइबल्स, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ट्राइबल्स, दीकू एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज की हम चर्चा करेंगे। गाइस, जनजातियों की शुरुआत कैसे हुई इस पर भी हम चर्चा करेंगे। थोड़ा एक व्यू डाल लेते हैं एक स्टोरी के माध्यम से। 1895 में बिरसा नामक के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी की कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं का अर्थ होता है बाहरी लोग, दीकुओं का अर्थ होता है बाहरी लोग, जो लिखा हुआ है दीकूस, बाहरी लोग की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थन में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलाव और अंग्रेजों शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। आजीवन खतरे में था और छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था जिन्हें दीकू कहा जाता है। बिरसा की जिन समस्याओं को हल करना चाहता था उसको दीकू कहा जाता था। बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज्य में आदिवासी के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस स्तर पर बदल रहा था? इस अध्याय में इन सब पर हम पिछले कई तरह से चर्चाएं करेंगे। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। हाउ डिड ट्राइबल ग्रोस लिव, अर्थात जनजाति समूह किस तरह जीते थे, इसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं गाइस, और आप देखिएगा इसको ध्यान से कि 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय भी हो चुके थे। जैसे कुछ झूम खेती करते थे, उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घूमतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांश जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे, जिसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेतों में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उन्हें काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह कई जगह कई तरह की पड़ती नजर हुई आती थी। गाइज, घूमतू किसान भूमि मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोकटोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घूमतू खेती कर सकते थे। सो अब हम बात करते हैं सम वर हंटर्स एंड गैदर्स, अर्थात कुछ शिकारी और संग्राहक थे। उसमें से बहुत सारे इलाके में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों में इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकर और चमड़ा कारीगरों को कपड़ा व चमड़े की रगाई के लिए कुमकुम या फिर जिसे हम कहते हैं पालास की इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी
वे फूलों की ज़रूरत होती थी तो वे खोट समुदाय के लोगों से ही इसके बारे में चर्चा करते थे, या कह सकते हैं कि इसके बारे में वो उन्हें आसानी से बताते थे। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों को अलग अलग में काम चलाना पड़ता था। वे कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरती चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्य में नौकरी करता था। कोई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। किसकी अपेक्षा? उसकी अपेक्षा। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे, भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन उनका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में धकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतें जड़ से मानते थे। सम हेडेड एनिमल्स अर्थात खुद जानवर वो पालते थे। जैसे बहुत सारे आदिवासी बहुत समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जंगल घास फूस हो जाती थे वो दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया और समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू की गद्दी समुदाय के लोग गडरिया थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्यक्रम में आप इसके बारे में चर्चाएं करेंगे। आप देख भी सकते हैं गाइस कि अ टाइम टू हंट, अ टाइम टू सो, अ टाइम टू मूव और टाइम टू न्यू फील्ड, अर्थात शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों को जाने का वक्त, इतनी सारी चीज़ें भी इन गतिविधियों के माध्यम से हमने इसमें रीड किया है। कई इसके बाद आता है कि सम टुक टू अ सेटल्ड कल्टीवेशन, अर्थात कुछ लोग एक ही जगह पर खेती करते थे। इसका क्या रीज़न हो सकता है कि वो एक ही जगह पर क्यों खेती करते थे? बेवड़, एक वर्ड इसमें आया है बेवड़। आप देखिए ये मध्य प्रदेश में घुमुत्तु खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है जिसको हम बेवड़ कहते हैं। गाइस 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों ने छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुछ के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग और ज़्यादा से ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संताल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतु खेती करने वाले को मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देती। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह रहना बसाना ही हमारे लिए एक सभ्य समाज की क्या होगी, निशानी होगी। गाइज आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लिव्स, अर्थात औपनिवेशिक शासन से आदिवासी के जीवन पर क्या असर पड़े। आज के लिए इतना ही। कल आपको पुनः हम इस चैप्टर में लेके आएंगे। कल चैप्टर फिनिश भी करेंगे। कोई टर्मिनोलॉजी ऐसी हो जो समझ में ना आई हो तो आप मुझे पर्सनल कमेंट फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। थैंक यू गाइज।